अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हसनैन इस्लाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। नाज़रीन, हालिया दिनों में जो इतने दहाइयों से एक चलने वाली दुश्मनी है, जिनका फरवरी में एक बड़ा बेटा ट्रकों वालों का अमीर बलाज कत्ल हो गया था, उसी के नाज़रीन तफ्तीश होते हुए एहसन शाह, जो उसका बहुत करीबी दोस्त था, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। और नाज़रीन केस चल रहा था, तफ्तीश हो रही थी, बट कुछ ही दिनों पहले एहसन शाह एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है। उसी के हवाले से हम आज कैसर भट्ट साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे हम डिटेल्स लेंगे इस पे कि ये भी अमीर बलाज के बहुत करीबी दोस्त थे, तो इसी से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, ये जो एहसन शाह का कत्ल हुआ है, भट्ट साहब इसको कैसे देख रहे हैं? मामले को तफ्तीश चल रही थी, पुलिस के पास था, फिर अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसके भाई ने उसको मार दिया, तो कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? जी, इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, ये इसमें सदाकत है। लोग जो हैं आज 70 या 75% जो इस पुलिस मुकाबले के हक़ में थे ना, 25% लोग हैं जो इसके हक़ में नहीं हैं। मैं आपको बताता चलूँ, 75% लोगों ने इस जो भी ये वाक़या हुआ है इसको हमायत की है। देखें, जो इंसान घड़ा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। ये मामला जितने भी हुए हैं, ये एहसन ने खुद इनको चूज़ किया। एक अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी, सारे भाई खुश थे, दोस्तियाँ चल रही थी, ये दुश्मनी दबी हुई थी 15 साल से, जिसको इसने हवा दी। और इसको हवा देने के बाद जब इसने बलाज का मर्डर करवा दिया, बलाज का मर्डर करवाने के बाद इंसान को कुछ तो नदामत होती है, कुछ तो शर्म आती है। यकीन जानिए, ये रुख जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ना तो सोशल मीडिया पे किसी को इसका इल्म है और ना लोग इस नज़र से देख रहे हैं। एहसन शाह ने बलाज के कत्ल के बाद अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया, ना कि उसे इस बात की कोई शर्म आई कि पूरी कौम ने उसको गरदार का लक़ब दिया और वो गैंग बनाने में मसरूफ़ हो गया। ये जो मर्डर हुआ है, ये बलाज कत्ल केस से इसका तल्लक भी कोई नहीं, जिसको बलाज कत्ल केस से जोड़ा जा रहा है। ये उसकी अपनी करतूतें थी, जो डकैती की वारदात थी। डकैती की वारदात में जो पुलिस ने उसको रिमांड पे लिया और उसको बरामदगी के लिए लेके जा रही थी, जब ये उसके भाइयों ने अटेम्प्ट किया और ये वाक़या पेश हुआ। जब 12 बजे एहसन शाह की वालदा उससे मिलती हैं जेल में, अब वो सोशल मीडिया के ऊपर एक ही बात कर रही हैं कि मेरे बेटे ने मुझे बताया कि पुलिस मुकाबले में ये आज मुझे मार देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा हो सकता है कोई दुनिया की ऐसी माँ नहीं है जिसको पता चल जाए आज मेरे बेटे को पुलिस मुकाबले में मार देंगे तो वो घर जाके बैठ जाए? ऐसे हो नहीं सकता। वहाँ से मैसेज ये पास हुआ कि आप जाके मेरे भाई को और तिफ़ी भट्ट को ये इन्फॉर्म कर दें, पुलिस आज मुझे लेके जा रही है और मैं वहाँ से इनको बरामदगी के लिए शादबाग की तरफ लेके आऊँगा। वहाँ से आप मुझे फरारी करवाएं, क्योंकि मेरी बेलें रिजेक्ट हो चुकी हैं। मैं सेशन कोर्ट से भी नहीं बाहर निकला, हो सकता है हाई कोर्ट से भी मेरी बेल ना हो। तो ये तो अंदर वो 10 दिन अंदर रहने वाला बंदा नहीं था, उसको तो 6 माह अंदर हो गए थे। उस बंदे ने तो एक दिन की इज़्ज़त भी आज तक नहीं देखी थी, जिस बंदे ने 6 माह की इज़्ज़त जेल की देख ली। तो वो तड़पता था बाहर निकलने के लिए और उसने ये ग्रुप बनाया हुआ था। और आप तो ये बात कर रहे हैं, लोग तो बड़े तज्जब से ये बात करते हैं कि पुलिस मुकाबला ऐसे कैसे हो सकता है। क्या आप शाहिद चौधरी के जो इंटरव्यू उनको लाइट ना लें। शाहिद चौधरी साहब बड़े वसूख से ये बात कर रहे हैं और वो बात बड़े वसूख से हमारे पास भी है कि इन्होंने जेल के ऊपर भी हमला करके उसको दौड़ाने की कोशिश करनी थी, क्योंकि पुलिस उसको बहुत कम बाहर लेके आती थी तरीक़ों पे, उसको अंदर ही जेल ट्रायल ही उसका कर देते थे। तो ये मंसूबा बहुत बड़ा था, ना कि उसको शर्म आई इस बात पे कि पूरी कौम ने मुझे गरदार का लक़ब दिया। आगे से उसने जो मैंने अपने इंटरव्यूज़ में स्टार्ट ये बात की थी, ये लाहौर के ऊपर अंडरवर्ल्ड के ज़रिए काबज़ होना चाहते हैं। जो शुरफा कारोबारी हजरात हैं उनको ये थ्रेड करेंगे, ये अपना ग्रुप बनाएंगे, और वही बात उसने साबित कर दी। और एक लड़का जो इसी असना में गिरफ़्तार भी हुआ है और कुछ दिनों में पुलिस उसको भी मंजर आम पे लेके आएगी, तो फिर लोगों को सच्चाई का पता चलेगा कि इसने इतना बड़ा मंसूबा बना रखा था। इसने मौसम के कत्ल का मंसूबा, कैसर भट्ट के कत्ल का मंसूबा, और ऐसे करने के बाद तिफ़ी भट्ट का रास्ता बनाना कि पाकिस्तान वापस आएँ, ये इन्होंने बहुत लंबा सोचा हुआ था। लेकिन हर सोच के ऊपर अल्लाह ताला
अपना बैठा हुआ सुपर पावर ताकत, सबसे बड़ी दुनिया में ताकत जो है अल्लाह ताला की है। एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक हुक्म अल्लाह की ज़ात जो है वो दुनिया में इंसानों के ऊपर भेजती है। और इनका जो मंसूबा था वो हमारी कौम के लिए बहुत ख़तरनाक था और अल्लाह ताला ने इसको निस्तो नबूत इस मंसूबे को कर दिया, जिसकी जद में एहसन शाह भी मारा गया है। उनकी वालदा भी डिनाई कर रही थी कि हमारा बड़ा बेटा तो बड़ा हाफिज़ कुरान है, इस तरह का है ही नहीं। तो बट साहब, आपको पहले से शक व शुबात थे इनकी फैमिली के रिलेटेड कि एहसन का भाई इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो सकता है? एहसन शाह पे कोई शक था आपको पहले? ये बलाज मर्डर केस के पहले तो उसके छोटे मोटे ये जो काम थे, लोगों से उसने तड़ियाँ लगाना, किसी का लेन देन होना उसमें आना, किसी की जगह का मसला उसमें आना, इन्हीं बातों से दरार पड़ती गई बलाज के और एहसन शाह के अंदर। और वो बलाज इसको डांटता था, वो क्या इसको बेइज्जती महसूस करता था। अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो एहसन शाह बैठा हुआ है, तो अगर बलाज मेरे सामने एहसन शाह को कहता है कि आप ये काम मत करो, तो वो ये बेइज्जती थोड़ी है, वो बेइज्जती महसूस करता था। क्योंकि उसने बलाज के साथ तल्लक बनाने का मकसद सिर्फ एक मंजिल अचीव करना था, जो कि उसको नज़र नहीं आ रही थी इस वक्त कि मैं अपनी उस मंजिल की तरफ जाऊँ। फिर उसने ये सोचा कि मैं इसको ही रास्ते से हटा देता हूँ। तीफी भट्ट से मिलके, वो भी लोग गुंडागर्दी में बिल्कुल इन है, अकबरी मंडी के ऊपर उनका कब्ज़ा है और शहर के अंदर वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो ये घर साफ करके हम एक ही घर हो के पूरे होल्ड कर लें। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर बलाज के कत्ल की खबर आई, सोशल मीडिया के ज़रिए जब देखा, लोगों ने चीख और पुकार पड़ गई, तो इनके अपने असाब जो है ना वो भी साथ देना छोड़ गए। ये अवाम की ताकत है। अवाम हमारी सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ताकतवर है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। ये बड़े बड़े बुर्ज उल्टा देंगे। और यही हुआ कि जब पूरी दुनिया में इस केस की कवरेज हुई, तो इनको जो भी इन्होंने लगाए हुए थे अपने हिसाब, ये इनके सारे फेल हो गए। अच्छा बट साहब, कुछ क्राइम जर्नलिस्ट जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 8 जुलाई को आपको बुलाया गया था CIA की टीम के साथ, ये पहले एक प्लान हुआ है, इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2024 की पुलिस है, ये 20 साल पुरानी पुलिस नहीं है। आपको पता है, आप क्राइम पे रिपोर्टिंग करते हैं, कोई भी पुलिस मुकाबला किसी के कहने पे हो ही नहीं सकता। ये ऊपर से लेके नीचे तक सब प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं और ये क्राइम फाइटर हैं और इन्होंने साबित किया है। ये ना तो किसी के डेरों पे जाते हैं और ना डेरेदारों से कोई तल्लक ही रखते हैं। सर वही साहब ने बोला, बहुत हाई प्रोफाइल केस है, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन थी, तो जो मरकज़ी मुलज़िम था वो इस तरह अब हलाक हो चुका है, तो क्या देख रहे हैं इस केस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा अब? जी, केस तो तीफी भट्ट जो है, जब तक ये इस अदालतों में पेश नहीं होता, जब तक पुलिस कस्टडी में नहीं आता, तो उसका रोल क्लियर नहीं होता, तो उसके ऊपर उसका असर फिर ही पड़ेगा। अगर वो बेगुनाह हुआ पुलिस की तफ्तीश के अंदर, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं मैं कि वो है एक ये कानूनी नुक्ता नज़र है ना। अगर वो बेगुनाह हुआ तो फिर तो केस का उसके साथ तल्लक भी नहीं होगा। केस का 109 के ये मुलजमान थे। हाँ, तीफी भट्ट आए, गिरफ्तार हो, गुनहगार लिखा जाए तो फिर फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन ये जो अवाम की अदालत है ना, ये इंशाल्लाह ताला इनको ये फ़र्क भी निकाल देंगे। सब क्या कहेंगे इस पे कि अल्लाह का निज़ाम है कि इंसान को ज़िंदगी में ही वो देखना पड़ता है जो उसने बोया होता है। तो बट सब उसी में, बल्कि जब कवरेज कर रहा था कि उसी कब्रिस्तान में जहाँ बलाज दफन है, उसी कब्रिस्तान में एहसन शाह भी उसी मिट्टी नीचे गया है। तो बट सब क्या कहेंगे कि हिसाब बराबर हो गया या कोई अल्लाह ताला की तरफ से इंसाफ मिला? देखें, कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। ये हम नहीं समझते इंसान, वो भी हमारा दोस्त था, हमने भी प्यार किया उसके साथ, उसने हमारे साथ गद्दारी की है। आप यकीन जाने, मैं वो पहला वाह शख्स हूँ जब ये जेल पहुँचा जिसने इससे रब्ता किया, रब्ता करके असलियत पूछने की कोशिश की। और ज़रा भी नदामत इस बंदे के, मुझे इतना दुख हुआ इसकी बात के ऊपर। उसने कहा ठीक है, जो मैंने कर दिया वो तो मैंने कर दिया, आगे ठीक है, मैं अगर तीफी भट्ट के ख़िलाफ़ बयान नहीं दूंगा, अगर दिलवाना तो मुझे बेनिफिट क्या देंगे। खुदा की कसम, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ। इसने कहा मुझे क्या बेनिफिट आप देंगे। तो आप उस बंदे की सोच देख लें, ये इंसाफ अल्लाह ने किया है। एंड पे फिर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दुश्मनियाँ हैं, इतने यंग बच्चे घरों से इस तरह कत्ल हो रहे हैं, खून हर तरफ हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि हमें कौम बनना है,
हमें पुरअमन शहरी बनना है। हमारी पुलिस दिन रात जद्दोजहद कर रही है। हमारी सीएम का हुक्म है क्राइम फ्री सिटी होनी चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट और हमारे अदारे इतना ज़ोर लगा रहे हैं तो हम उनका साथ क्यों नहीं देते? हमें उनका साथ देना चाहिए। ये चंद अनासर हैं तीफी भट्ट की शक्ल में, ये ग्रुप आए, सरेंडर करे और ये आखिरी एक कील है। इंशाल्लाह ताला ये तबूत में लगेगा तो ये क्राइम फ्री सिटी हो जाएगी। ये तीफी भट्ट कई दिहाइयों से घर में बैठ के शूटर्स को ये बढ़ावा दे रहा है। ये इन लोगों को पनाहें देता है, पैसे देता है, जो कि शहर में गुंडागर्दी करें, कब्ज़ा करें। तो आपने शाहिद चौधरी साहब का जिक्र किया, वो बता रहे हैं कि तीफी भट्ट गोगी भट्ट कुछ ही देर में मंजर आम पर आ जाएंगे कुछ ही आने वाले दिनों पे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, शाहिद चौधरी साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है क्राइम के ऊपर, दुश्मनियों के ऊपर। ये स्टोरियाँ उनकी हमने काफ़ी देखी। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वो, उनका तज्ज़िया 99% ठीक होता है। लेकिन मैं तौसीह कर देता हूँ तीफी भट्ट के मामले में, जो उन्होंने कहा ना वो 1 माह में आ जाएगा, भाईजान वो 1 साल में भी नहीं आएगा। तीफी भट्ट अब पाकिस्तान नहीं आएगा, ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। ये वहाँ पे बैठ के इसने ये बात की है, जितनी देर तक कैसर भट्ट का मौसफ का मैं कोई हल नहीं निकाल लेता मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, ये सारी स्टोरी वही चल रही। जी, ये थे कैसर भट्ट अमीर बलाच के बहुत ही करीबी साथी, और इस पूरे सूरत हाल पर उनका ये कहना था कि अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह इंसाफ दे के छोड़ता है। जो एहसन शाह की करतूतें थी वही उसके सामने आई हैं, और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेइराद हैं, और उसके भाई ने उन पर हमला कराया। और इसी पर जो उनकी वालदा की तरफ से भी आ रही हैं बातें, डिनाई किया जा रहा है, तो उन पर जो आपने उनकी राय थी वो आपने सुनी। अपने मेज़बान स्नेहा इस्लाम को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।